नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक तिवारी और आज ये सामान्य अध्ययन की क्लास 5 है। इसके पहले आपने अगर हमारी जर्नल स्टडीज़ की 4 क्लासें नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हमारे सभी परीक्षाओं के लिए। और इसमें इन सभी पूरी दुनिया भर से जो प्रश्न आने वाले हैं इनको समाहित किया गया है। एक ऑल एग्ज़ाम व्यू रखा गया है कि जो है आपको रसिया से भी देखने को प्रश्न मिलेंगे, आपको चाइना से भी मिलेंगे, हमारे भारत से तो आप एग्ज़ाम दे ही रहे हैं। हम इस अमेरिका महाद्वीप को भी कवर करेंगे जिसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों होगा। ऑस्ट्रेलिया से भी कवर करेंगे, अफ्रीका से भी, और ये फिरंगियों को वाले यूरोप को तो आप देख ही रहे हैं। तो इन हर जगहों से जो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी परीक्षा में पूछ ही लिए जाते हैं, और स्मार्ट स्टडी क्लासेस इस तरह की लगातार क्लासेस लेके आ रहा है। आप हमारे चैनल पे हिस्ट्री की क्लासेस देखें, आप हमारे चैनल पे हिंदी की क्लासेस देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लासेस चलाई जा रही हैं। और अगर आप एनटीए नेट का सपना रखते हैं तो हिंदी पेपर 2 की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से कराई जा रही है। आप नेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आइए हम लोग शुरू करते हैं ऐसे 50 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रश्नों को देखकर बताएं कि प्रश्न ये कैसे हैं, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्नों की गुणवत्ता बहुत ही जबरदस्त है। प्रसिद्ध नाटककार और कवि कालिदास किसके राज दरबार के 9 रत्नों में से एक थे? अब आपको यहाँ पे बताना है कि किसके, कुमारगुप्त के थे, समुद्रगुप्त के थे, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो ये प्रसिद्ध नाटककार और कवि कालिदास के बारे में पूछ लिया जाता है। और छत्तीसगढ़ में अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखें कि जो धमतरी के पास में सिहावा है, सिहावा जो है वहीं सिहावा पर्वत पे कालिदास जी जो है उन्होंने एक रचना लिखी है। उस रचना के बारे में आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है दरबार में ये 9 रत्न के रूप में रहते थे। जैसे बीरबल किसके दरबार में रहते थे आपसे पूछ लिया जाए तो आप तो अकबर को इनके साथ जोड़ के देखते ही हैं। तो अकबर के जो बीरबल थे उसी प्रकार से जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी दरबार में 9 रत्न रहते थे। मतलब आप देखें कि भारत के इतिहास में अकबर कोई पहली बार 9 रत्न रखने वाला शासक नहीं है। इससे पहले हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 9 रत्नों में कालिदास को रखे हैं, जो भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े नायक हैं और हमारे यहाँ के शेक्सपियर भी ये कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन शहर किसे कहा जाता है? तो सबसे प्राचीन शहर क्या रोपड़ है, कालीबंगा है, हड़प्पा या लोथल? तो दोस्तों भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन शहर जो है वो हमारा कौन सा है? ये हड़प्पा है। हड़प्पा को आप याद रख लेना। और एंशियंट इंडिया की हमारी क्लासेस आप जरूर देखिए। एंशियंट इंडिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास ली गई है जो आपको 100% एग्जाम में सफलता दिलाएगी। बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप उसे जरूर देखिए। तो भारतीय इतिहास में जो सबसे प्राचीन शहर किसे कहा जाता है? तो रोपड़, कालीबंगा, लोथल को ना कहा जाकर ये हड़प्पा जो है ये भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन शहर है। इसे अब आप जरूर याद रखें। और आगे देखते हैं कि चोल शासन के किस शासक ने गंगाई कोड चोल का सर्वोच्च पद प्राप्त किया था? ये इनकी उपाधि थी दोस्तों। ये उपाधि भी इन्होंने जो है धारण किया। तो ये जो इनका ये गंगाई कोंड चोल है, ये गंगाई कोंड चोल इनकी उपाधि है। और इस उपाधि को किसने धारण किया था? तो इसको राजेंद्र चोल प्रथम ने जो है धारण किया था। चोल शासन के किस शासक ने गंगाई कोंड चोल का सर्वोच्च पद प्राप्त किया? ये सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाले हैं राजेंद्र चोल जी। ये गंगाई कोंड चोल, इनके लिए आपको बिल्कुल इनको लिंक करके रखना है कि गंगाई कोंड चोल साउथ इंडिया का शब्द है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भारत में ईसाई धर्म ने कब प्रवेश किया? तो आप इसको जरूर बताइए दोस्तों। तो ये 52 ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में संत थॉमस जी आए थे। और संत थॉमस आने के बाद ही देखो भारत में आज कितना जो है धर्म परिवर्तन हुआ। ये सब ईसाई पैदा नहीं हुए, ईसाई बनाए गए हैं। जितने भी आपको भारत के जो है हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, आप छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज़्यादा देखेंगे धर्म परिवर्तन। और यहाँ पे जो है धर्म परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा हुआ है कि ये जो गरीब हमारे आदिवासी हैं, अनपढ़ लोग हैं, किसी को शिक्षा के नाम पे जोड़ा जा रहा है तो किसी को जो है चिकित्सा के नाम पे जोड़ा जा रहा है। अच्छी शिक्षा और चिकित्सा के चक्कर में इस समाज का जो है आदिवासी
समाज को जो है ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा है। और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं वर्क कर रही हैं जो खाली धर्म परिवर्तन में बिजी हैं। और ये धर्म परिवर्तन के लिए 52 ईसा पूर्व में एक संत आए थे, संत थॉमस। ये जो है पहली बार ईसाई धर्म ने जो है भारत में प्रवेश किया 52 ईसा पूर्व में। मतलब अगर आप साल के हिसाब से देखें तो ये हमारा 2022 चल रहा है, और 22 को आप इसमें जो ऐड कर लीजिए तो जो है 2074 साल पहले ईसाई धर्म हमारे यहाँ इंटर किया है। और कब इंटर किया? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि भारत में ईसाई धर्म ने कब प्रवेश किया, तो वो 52 ईसा पूर्व में जो है ईसाई धर्म ने प्रवेश किया। और आज जो है धर्म परिवर्तन एकदम बहुत तरीके से हो रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा धर्म परिवर्तन तो आप देखें कि मुस्लिम सभ्यता जो कि अभी 52 ईसा पूर्व में ये आ गए हैं, और मोहम्मद साहब का जन्म 6वीं से 7वीं शताब्दी में होता है। और उसके बाद जो है ये धर्म आज दुनिया का जो है इतना बड़ा धर्म बनने जा रहा है उतने ज़्यादा क्षेत्रों में। तो इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। या तो लोग मुस्लिम धर्म अपनाते हैं या तो ईसाई धर्म अपनाते हैं। तो मुस्लिम धर्म तो ज़्यादा लोग डर के कारण अपनाते हैं, जब उस क्षेत्र में जो है इनकी संख्या कम हो जाती है जो है दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों का। और आप देखिए अगला प्रश्न देखें कि बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु किस शहर में स्थित है पूछा जाता है। तो बृहदेश्वर मंदिर सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है किस राज्य में है, तो आपको तमिलनाडु क्लिक करना है। और अगर शहर का नाम पूछ लिया जाए तो ये तंजौर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से किसने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेघ यज्ञ का संचालन किया था दोस्तों? तो आप जानते हैं कि पतंजलि, जो पतंजलि के नाम से आज बाबा रामदेव जी बहुत कमाई कर रहे हैं और पतंजलि का टूथपेस्ट भी ले आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि खुद पतंजलि यही बने बैठे हैं। लेकिन पतंजलि के नाम का जो है ये देखिए कैसे इतना उपयोग हो रहा है कि किसी के नाम का प्रयोग। और ये हमारे जो है हिंदू शासक पुष्यमित्र शुंग जी जो थे, इनके जो है क्या थे, इनके लिए ये पंडित जी थे। और इन पंडित जी का नाम हमारे बाबा रामदेव जी ने बहुत ही आगे जो है बहुत ही ऊंचे स्थान पर ले गए। और ये चूँकि हमारे बहुत ही ऊंचे लोग ही हैं और जिनके नाम से अपने आप को जोड़कर बाबा रामदेव हो चुके हैं। आप सभी इनको अब जानते भी हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या पूछ ली जाती है कितनी है, कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? क्या 1020, 17, 1028 या कि 1182? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि इसमें कितनी ऋचाएँ हैं। तो ऋचाओं की संख्या टोटल है 1028 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, बार बार आता है, इसको आप रिपीट करते चलें। आगे देखिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासन ने किया था? तो ये बंगाल के शासक हैं दोस्तों। ये जो शासक हैं ये इसका आंसर हो जाएगा आपका धर्मपाल जी। ये धर्मपाल जो हैं, ये धर्मपाल महोदय ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो ये धर्मपाल जी जो हैं, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय उस समय बंगाल बिहार सब एक में ही हुआ करता था, तो ये इन्होंने किया था, धर्मपाल ने। आपका आंसर हो जाएगा सी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल जी ने किया था। और ये देखिए, ये अकबर ने दीन ए इलाही एक उन्होंने अलग धर्म चलाने की कोशिश की जो सफल नहीं हुआ। ये धर्म कब चलाया था इन्होंने? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म जो है प्रारंभ किया था। और इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अकबर के बहुत सारे कारनामे हैं। आप हमारे चैनल पे आएँ और मुगल वंश का पूरा इतिहास कंप्लीट कराया गया है दोस्तों, आप इसे ज़रूर देखें और बहुत ही जल्द इसकी क्लासेस आपको अपडेटेड मिलेंगी। आगे देखिए, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इब्न बतूता के लिए बार बार प्रश्न आते हैं। और इब्न बतूता को अगर आपको याद रखना है तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक को याद रखना है। और हमारे चैनल पे पूरा दिल्ली सल्तनत कराया गया है। दिल्ली सल्तनत में आप तुगलक वंश जो है पढ़ें, बहुत ही विस्तृत वीडियो चैनल पे मौजूद है। और उसमें पूरे जो है लोदी वंश ही नहीं, आपको लोदी वंश भी मिलेगा, आपको सैयद खिलजी जो है तुगलक, और उसके साथ साथ में आपको पूरा गुलाम वंश का बहुत अच्छी क्लासेस चली हैं, आप उनको जरूर देखें। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इब्न बतूता
किसके शासनकाल में आए थे? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जी के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। आगे देखिए कि मराठा शासनकाल में चौथ से क्या आशय है। एक तो जो है हमारे यहाँ चौथ जो है शादी के बाद लेकर भी जाते हैं, चौथी बोलते हैं उसको, तो वो 4 दिन बाद जो जाती है। लेकिन ये मराठा शासनकाल से अगर आप इसका रिलेशन करें तो ये दोस्तों एक प्रकार का चौथ कर होता था जो मराठा शासक वसूलते थे। ये व्यक्ति राजनीति का ये पूजा स्थल ना होकर ये क्या है, एक प्रकार का कर है, जो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। मराठा शासनकाल में चौथे एक प्रकार का कर था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अगर आपने इसको देख लिया दोस्तों तो हमारे जो जर्नल स्टडीज़ के जो क्लासेस हैं उन क्लासेस को आप देखिए, बिल्कुल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी स्मार्ट स्टडी क्लासेस लेके आया है। आप देखें और परीक्षा में 100% सफलता आपको हमारी क्लासेस से मिलेगी। ये ऐसे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिखाया जाए। बताइए जो है इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो हमारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो है की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935। आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम जो वर्तमान हमारा संविधान है इसमें ज़्यादातर अंश भारत शासन अधिनियम के ही हैं। और आगे देखिए दोस्तों कि 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज अधिनियम का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? इसको आप बताइए कहाँ से किया गया था? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी मध्य प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश या नागौर राजस्थान। तो 2 अक्टूबर जो है 1959 में जो पंचायती राज अधिनियम का शुभारंभ है वो कहाँ से हुआ था? तो ये नागौर से हुआ था, जो पड़ता है कहाँ? राजस्थान में। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था इसकी अपनाई गई? अब पंचायती राज की जो है त्रिस्तरीय राज व्यवस्था ये दोस्तों लाई गई थी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ये पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी। इसके लिए जो है 73वां जो है संविधान संशोधन किया गया था। ये लागू कब हुआ? तो 1992। आप इसको जो है याद रखिए। 73वां और 74वां संविधान संशोधन पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है, ये भी पूछ लिया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 20 में क्या उपबंध किया गया है दोस्तों? तो भारतीय संविधान के भाग 20 में जो उपबंध है वो संविधान संशोधन का है। अगर आर्टिकल पूछ लिया जाए तो 368 जो है आपका इसका आर्टिकल हो जाएगा। ये आप इसे याद रखें। और आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मैं जो है पूरी तरह से आपको ये लग रहा होगा कि ये प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और ये परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, इनको आप जरूर देखिए। ये हमारी पीएससी पीसीएस जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर की पुरानी भर्तियों में, और साथ ही साथ सीजी व्यापम और यूपी पीसीएस लेखपाल, इसके पुराने परीक्षा प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्न हैं। इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। निम्न में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? प्रधानमंत्री जी लेते हैं तो हाँ लेते हैं भाई। स्पीकर लेता है कि नहीं लेता? उपराष्ट्रपति जी या मंत्रिपरिषद के सदस्य या कि कौन? तो ये स्पीकर जो होता है दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन बी जो है ये अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, और बाकी प्रधानमंत्री भी लेंगे, उपराष्ट्रपति भी लेंगे और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो भी लेंगे। तो इसमें आप याद रखें, इसमें ऑप्शन बी सही है दोस्तों। ऑप्शन बी है कि स्पीकर जो होता है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है, इसका कोई चक्कर इसमें नहीं है। और आप इसको जरूर करेक्ट कर लें कि इसका आंसर सही है ऑप्शन बी। ठीक है। केंद्र में धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है दोस्तों? वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सदस्य। तो कोई विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं होगा, इसके लिए संस्तुति कौन देता है? तो ये प्रमाणित करने वाले हमारे हैं जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, यही बताते हैं कि हाँ ये धन विधेयक है और इसको आप बिल्कुल ले आइए, स्वीकृत करवाइए। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? और पहले राज्य के बारे में पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश है दोस्तों, भाषाई आधार पर गठन होने वाला ये पहला राज्य। जो आप रामालुल्लू जी की इसमें 56 दिन के अनशन के बाद मृत्यु हो जाती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप इसे जरूर याद रखिए कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। और 2 जून को ये आंध्र प्रदेश से भी एक राज्य निकलता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। वो है 2014 में एक
नया राज्य बनता है जिसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। तो पहले भाषाई आधार पर इसका गठन हुआ और इसमें रामालुल्लू जी की मृत्यु भी हो गई, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना इसमें बना दिया गया और वही तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश का भाई है। जैसे उत्तर प्रदेश से निकला हुआ उत्तर प्रदेश का बच्चा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से निकला हुआ छत्तीसगढ़ और बिहार से निकला हुआ झारखंड। इसे आप याद रखिए। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर की वो डेट भी आपको याद रखना है, 1, 9, 15। ठीक है, आपका जो है जब यहाँ आएंगे तो ये 1 नवंबर आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, 9 को जो है उत्तराखंड और 15 को झारखंड। ये जो है इसकी डेट भी आप जरूर याद रखिए। और संसद को नया राज्य बनाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो जो हमारा अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 ये कहता है कि जो है कोई भी नया राज्य अगर आपको बनाना है तो ये शक्ति संसद को देता है, संविधान का अनुच्छेद 3। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसे आप याद रखिए। और मुद्रा के अवमूल्यन क्या क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में विश्व बैंक और प्रमुख व्यापारिक सहभागियों सभी बहुपक्षीय परामर्श करके मुद्रा का मूल्य निर्धारित करना, मुद्रा विशेष को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना उचित मूल्य निर्धारित करवाना, अंतर्राष्ट्रीय में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मुद्रा विशेष मूल्य का घट जाना। तो इसमें जो ये मुद्रा का अवमूल्यन है दोस्तों, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मुद्रा विशेष का जो है मूल्य का घट जाना ही मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी मुद्रा का मूल्य घट जाता है तो वही क्या है, मुद्रा का अवमूल्यन है। और आगे देखिए, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है, इसको आप बताइए दोस्तों। कि ये इसमें सभी जर्नल स्टडीज़ की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सामान्य अध्ययन है और सभी विषयों को इसमें समाहित किया गया है। तो आप देखिए कि संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या आशय है, तो इसका आशय है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही है, बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग जो होता है वो राजकोषीय घाटे को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या आशय है, तो वो आशय है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि जो होती है वो कहा जाता है राजकोषीय घाटा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है, इनके बारे में पूछा जाता है। इस पे आप स्टार लगा के रखें, ये कई बार पूछे गए हैं। तो 148 में किसका उल्लेख है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का ऑप्शन भी आपका सही है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां सक्रिय हीरे की खान स्थित है, तो दोस्तों सक्रिय हीरे की खान आप जो है हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश को आप याद रखिए। मध्य प्रदेश में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं के लिए आप बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही साथ आप जो हमारा छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर है, पटवारी एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश लेखपाल है, ये सभी के लिए जो है ये हमारी क्लासेस बेहद इम्पोर्टेंट है। और ये भी जानते चलें कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ सक्रिय हीरे की खान है, तो हमारा मध्य प्रदेश है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी व एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का किस राज्य में है, तो ये चिल्का झील दोस्तों कहाँ पे पड़ती है, उड़ीसा राज्य में पड़ती है, इसे आप बिल्कुल याद रखिए। और निम्न में से सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, जो है झेलम, चेनाब, सतलुज, रावी। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी ये बताता है कि चेनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसे आप बिल्कुल याद रखें। और आगे देखें कि निम्न में से लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कौन सा घाट, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत, सतपुड़ा या विंध्याचल। तो दोस्तों ये जो हमारा ऑप्शन डी में विंध्याचल दिया गया है ये लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। आप हमारे चैनल पे दोस्तों बने रहें और ये बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं, इसमें से आपको ज़रूर आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आपका एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारे जो है इस क्लास से कितने प्रश्न आपको देखने को मिले। और आप 5 प्रश्न कम से कम अंदाज़ा लगा लें कि इन 50 प्रश्नों को देखें तो 5 प्रश्न इसमें से कोई भी परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे, आप उन्हें याद रखें। आप इस क्लास को 2 बार देखें, आपको जरूर इसमें से प्रश्न मिलने वाले हैं। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह
पानी के नीचे बनती है, गर्मी से बनती है, मरुस्थल से बनती है, पहाड़ के नीचे बनती है। तो दोस्तों बलुआ पत्थर कहाँ बनता है? तो ये मरुस्थल में बनता है। इसके लिए आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है कि बलुआ पत्थर एक जो है परतदार चट्टान है, क्योंकि वह मरुस्थल से बनता है या बनती है। तो बलुआ पत्थर को आप याद रखें मरुस्थल के नाम से। किस तारीख को दिन व रात बराबर होता है? 15 जनवरी, 25, 23 सितंबर या 25 दिसंबर। तो जो 23 दिसंबर है दोस्तों, 23 सितंबर जो है ये 23 सितंबर ऑप्शन सी में है। और ये ऑप्शन सी को जो है दिन व रात बराबर है। कब बराबर है? तो इसकी तारीख है 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं 12-12 घंटे के। साल भर दिन और रात कहाँ बराबर रहते हैं दोस्तों? तो भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात दोनों 12-12 घंटे के ही मिलेंगे आपको। कोई जो है जैसे हमारे यहाँ कभी दिन बड़ा होने लगता है, कभी रात बड़ी होने लगती है, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। ये जो है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए कि निम्न में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि हिमालय तो सबसे नवीन है, ठीक है। ये हिमालय बहुत ही बड़े, इतना बड़ा पुराना आपको लगता है कि जहाँ से इतनी नदियाँ निकलती हैं, लेकिन नवीन वलित पर्वत है। और सबसे ओल्ड अगर कोई है तो हमारा कौन सा है? ऑप्शन डी में मौजूद है, अरावली पर्वत श्रृंखला, ये सबसे पुरानी है। ये बताइए दोस्तों, इसका आंसर आप जरूर टिक करें। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका नागार्जुन जो है, हमारे नागार्जुन सागर बांध, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये दोस्तों बनाया गया है कृष्णा नदी पर। और कृष्णा नदी जब आप जाएंगे तो साउथ इंडिया में आपको कृष्णा नदी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और आगे देखिए कि भारत पाक बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? तो ये हमारी भारत बगलीहार परियोजना ये चेनाब नदी पर है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, निम्न में से किस शहर को जो है लघु मुंबई के नाम से जाना जाता है? तो छोटी मुंबई जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित जो इंदौर है, इसी को छोटी मुंबई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? तो ये जो हमारा जो है भारत का मैनचेस्टर क्या है? तो अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई। तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाएगा? भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। आप कानपुर को याद रखें, इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर कौन से शहर को कहा जाता है? तो ये हमारे जो है कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। ये दोस्तों यहाँ पे गलत टाइप है, ठीक। आगे देखिए, लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो लुधियाना जो नदी का तट है दोस्तों, वो नदी का तट है कि सतलज नदी के तट पर कौन स्थित है? तो लुधियाना। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। और अगला देखें कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया जी थे, या प्रशांत भूषण जी थे, नरेंद्र मोदी जी, सिंधु कुल्लर। तो अरविंद पनगड़िया को आप सभी जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें सही आंसर है, इसको आप याद रखिए। और आगे देखते हैं, भारत में कोयले का उत्पादन प्रारंभ कब किया गया दोस्तों? तो भारत में कोयले का उत्पादन जो प्रारंभ किया गया वो 1774 में, 1781 में, जो है 1874 में, 1881 में। तो दोस्तों कोयले का जो प्रारंभ किया गया ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आपका 1774 में कोयले का उत्पादन भारत में प्रारंभ किया गया। और पैठन जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में संचालित है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए महाराष्ट्र में संचालित है। पैठन जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे संचालित है? तो पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में संचालित है। आगे देखिए, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो गांधी सागर बांध जो बनाया गया है, इसके लिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, चंबल नदी पर बनाया गया है जो है गांधी सागर बांध। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। और आपका मंगलोर बंदरगाह से किस खनन क्षेत्र का लौह अयस्क निर्यात होता है? तो ये जो लौह अयस्क निर्यात होता है दोस्तों, ये निर्यात होता है कुद्रेमुख का। ये कुद्रेमुख का जो खनन क्षेत्र का लौह अयस्क है, ये मंगलोर बंदरगाह से किस खनन क्षेत्र का लौह अयस्क निर्यात होता है? तो कुद्रेमुख का निर्यात होता है। और दोस्तों विशाखापट्टनम से किसका निर्यात होता है? तो बैलाडीला जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये इसका जो है बैलाडीला विशाखापट्टनम से यहाँ का लौह अयस्क निर्यात होता है। आगे देखिए, तेलंगाना भारत का कौन से नंबर का राज्य बना? तो हमारा ये 29वां राज्य था हमारा तेलंगाना भारत का कौन से नंबर का राज्य था? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 29वां राज्य था तेलंगाना, ठीक है दोस्तों।
आगे देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो ये हमारी आशा पूर्णा देवी थी। ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कहाँ पर फहराया गया था? तो ये दोस्तों पहली बार ये फहराया गया था संसद भवन पर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य प्रारूप तैयार करती है, पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का देखरेख करती है, योजनाओं के प्रत्येक क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित करती है, या राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। ये राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा कौन करती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है कि हम ये जो है ऑप्शन सी में क्या है, द्वितीय योजना में जो है अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये दूसरी योजना थी, इसे आप याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है। तो जो हमारी दूसरी योजना के दौरान में अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी। आगे देखिए दोस्तों, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग निम्न में से कौन सा था? तो हमारा जो प्राचीनतम विशाल उद्योग था वो कौन सा था? लोहा था, सूती था, कागज या जूट? तो हम लोग सूती के मामले में तो बहुत ही प्रसिद्ध थे। हमारे यहाँ जो है रेशम के सिल्क जो है यहाँ से भेजे जाते थे, निर्यात किए जाते थे। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? तो ये लेखा वर्ष होता है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही है, जुलाई से जून जो है भारतीय रिजर्व बैंक का ये लेखा वर्ष होता है। इसे आपको याद रखना है। और भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष आपने देख लिया। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? निवल घरेलू उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, या कि सकल घरेलू उत्पाद? तो जो हमारा जो है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड जो होता है वो दोस्तों आप ऑप्शन देख के जरूर बताएं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कि जो प्रति व्यक्ति आय होती है, ये प्रति व्यक्ति आय किसी देश की आर्थिक समृद्धि का जो है सबसे उपयुक्त मानक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का जो सबसे उपयुक्त मापदंड है वो ऑप्शन बी आपका इसमें जो है यहाँ पे गलत है। ये जो ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है इसमें सही है आपका ऑप्शन सी। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो होती है वो क्या होती है? आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानक होती है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है पूरी आबादी में, तो उससे देश की समृद्धि आपको ज्ञात हो जाएगी। आप लगातार इन क्लासेस को 2 बार देखें दोस्तों, और ये क्लासेस बहुत ही सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप इन्हें देखिए और आपसे हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।